नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला सुर्खियों के साथ। औरैया सड़क हादसे पर यूपी सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद, घायलों को 50,000। योगी ने दिए जांच के आदेश। 24 मजदूरों की हुई है मौत। गृह मंत्रालय की राज्य सरकारों को चिट्ठी। प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बसों के जरिए घर जाने में करे मदद। कहा, फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। किसानों को 3% ब्याज पर कर्ज देने का किया ऐलान। प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधा देने के दिए निर्देश। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 85,000 के पार। 2,753 ने गंवाई जान। 30,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया सबसे अच्छा दोस्त। मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने की कही बात। वेंटिलेटर और दूसरे मेडिकल उपकरण देने का भी किया वादा। लॉकडाउन में हजारों की संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। इन्हें जो भी साधन मिल रहा है वे घर की ओर निकल रहे हैं। राजस्थान से अपनों के बीच जाने के लिए निकले 24 प्रवासी मजदूरों की यूपी के औरैया में सड़क हादसे में मौत हो गई। कई जगहों पर मजदूरों को सैलरी नहीं मिली तो सड़क पर उतर आए। कई जगहों पर सीमाओं पर मजदूरों की जिंदगी उलझी है। मजदूरों का दर्द कहीं भी कम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आज सुबह ट्रक और डीसीएम की टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 36 अन्य मजदूर घायल हो गए। इनमें से 15 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को सैफई के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। इन दोनों वाहनों में ज्यादातर मजदूर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के थे। दरअसल सुबह एक डीसीएम मेटाडोर दिल्ली से मजदूरों को लेकर आ रही थी। इनमें से कुछ मजदूर औरैया और कानपुर देहात रोड पर मेटाडोर को रोककर सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी राजस्थान के जयपुर से मजदूरों को लेकर आ रहे एक ट्रक ने इस मेटाडोर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरे। कानपुर के आईजी समेत दूसरे पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी। ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ के थे, कुछ जानकारी बताइए। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। हॉस्पिटल में आपने कहाँ पर जो गंभीर चोटें हैं उनको कहाँ एडमिट कराया गया? हाँ? इसको गंभीर चोटें को कहाँ एडमिट कराया गया? वो 15 लोग जो रेफर किए गए वो सैफई में हैं, गंभीर वाले। कानपुर के आईजी ने औरैया जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना। वहीं दूसरी ओर औरैया सड़क हादसे में मरने वाले प्रवासी मजदूरों में 15 की पहचान कर ली गई है। प्रशासन ने इनकी सूची भी जारी कर दी है। बाकी दूसरे मजदूरों की पहचान का काम जारी है। मरने वालों में सबसे ज्यादा झारखंड के हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के 4 और बिहार के 2 मजदूर हैं, जबकि यूपी के 2 मृतकों समेत बाकी लोगों की पहचान का काम जारी है। देखिए, इस हादसे में 24 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 22 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर करा गया है और 12 लोग जिला अस्पताल औरैया में इनका इलाज कराया जा रहा है। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो लोग इंजर्ड हैं वो लोग सही सलामत अपने घर पहुंचे। जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरैया सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। औरैया सड़क हादसे पर यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी।
साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही पर एक्शन भी लिया है। कानपुर और इटावा सीमा के 2 थानाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया गया है। राहुल गांधी ने भी औरैया में मारे गए प्रवासी मजदूरों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यूपी में लगातार सड़क हादसों में मारे जा रहे प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह से यूपी सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जी, कल आप दावा कर रहे थे कि सभी श्रमिकों को हम उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या हुआ? आखिर वो बसें कहां हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? पिछले समय में भी लगातार घटना होती रही और आप मुख्य दर्शक बने रहे। देश देख रहा है, देश आपको माफ नहीं करेगा। आपने श्रमिकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, निश्चित रूप से पूरा देश आज आपके इस तरह के कृत्य को देखने का काम कर रहा है। आपने मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, कामगारों के साथ निरंतर उनके साथ उपेक्षा करने का काम किया। इस घटना का जिम्मेदार स्वयं आप हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस हादसे पर बातचीत के लिए कांग्रेस के नेता मीम अफजल। मीम अफजल साहब, अभी हमने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान देखा। वो सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि ऐसे हादसों की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार या सरकारों पर है? और किस पर होगी? सड़क किसके पास है? हादसा जहां हुआ वो एरिया किसके इलाके में आता है? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? उन नाकों पर क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते थे, जहां से ट्रक निकले हैं? तो जाहिर है सरकार ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा? लल्लू जी ने भी यही सवाल उठाया, जबकि योगी जी ने यह ऐलान पहले ही कर दिया था कि हम तमाम मजदूरों को शिफ्ट करने के लिए बसेस लगा रहे हैं। तो बसें कहाँ हैं? ये लोग ट्रकों में कैसे सफ़र कर रहे थे? ये तो एक बहुत ही इंक्वायरी का विषय है। किस तरह से मजदूरों के साथ पिछले काफ़ी दिनों से जो कुछ चल रहा है, सड़कों पर जिस तरह उनकी मौत हो रही है, ट्रेन से कटकर कुछ लोग मरे थे। उसके बाद आपने देखा कि इक्का दुक्का एक टेम्पो और इस तरह की जो हादसा हो रहे हैं, साइकिल पर कोई जा रहा है वो मारा गया। ट्रक में एक टेम्पो के अंदर एक फैमिली को लेकर के जा रहे थे, वो फैमिली के लोग मारे गए। वो खुद टेम्पो वाला जिसका एक टीवी ने इंटरव्यू किया, और बाद में वापस जब वो रिपोर्टर शाम को वापस आया तो पता लगा कि वो टेम्पो भी जो है वो एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर वो तमाम लोग मारे गए। तो ये जो लगातार मीडिया के अंदर रोज आना मजदूरों के पलायन की जो खबरें दिखाई जा रही हैं, जैसे जैसे भयानक तरीके से बेचारों को जाना पड़ रहा है, भूखे प्यासे 1500 किलोमीटर तक का सफ़र कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से लोग सड़कों पर हैं, और अभी तक उनको रोक करके बसों में बिठा करके उनको आराम से भेजने का कोई काम उस तरह से नहीं चल रहा। इक्का दुक्का ज़रूर सुनाने में आता है कि वहाँ से इंतज़ाम कर दिया गया और भेज दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक पॉलिसी का ऐलान होता है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नाम पर जीरो है। मीम अफजल साहब, आपको एक छोटा सा सवाल यहाँ एक और पूछेंगे कि जाहिर है मसला दुर्घटना का या कोई ट्रैफिक रूल के उल्लंघन का नहीं है, एक बहुत बड़ी नीतिगत समस्या पैदा हो गई। लाखों करोड़ों मजदूर देश में अलग अलग राज्यों में काम करते हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए था? कहाँ सरकार, खासतौर पर केंद्र सरकार, नीतिगत रूप से आपको फेल लगती है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिस वक्त पहला लॉकडाउन हुआ था उसी वक्त मोदी जी को 3, 4, 5 रोज का वक्त देना चाहिए था। उस वक्त समय था, हालात इतने ख़राब नहीं थे। अगर इन लोगों को भेजा जाता, एक प्लान करके उनको क्वारंटाइन किया जाता, जहां वो पहुंचते, जहां से वो जाते हैं उनको टेस्ट करके रवाना किया जाता, ट्रेन चला दी जाती, ट्रेनों के अंदर उनकी बुकिंग की जाती,
तो शायद ये मसला, मैं समझता हूं कि 70% 75% तक मसला ये हल किया जा सकता था और बहुत थोड़े लोग रह जाते। देखिए उस वक्त अचानक लॉकडाउन से जो लोग रुके रह गए, उसके नतीजे में जी जो सबसे ज्यादा किसी पर मार पड़ी है वो है प्रवासी मजदूर। वो लोग जो दूसरे शहरों में जाकर काम करते थे। जी सरकार के ऐलान के बावजूद लोगों ने उनकी तनख्वाहें नहीं दी, उनको काम नहीं मिला, काम तो जाहिर था ही नहीं। उनके खाने का बंदोबस्त सरकार ने कहा हम कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर शहर के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मजदूर हैं कि कितना भी खाने का आप इंतजाम कर लें, बहुत लोग उसमें ऐसे रहेंगे जो रह जाएंगे, जिनको खाना नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब हमसे ये सारी बात करने के लिए। हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अशोक ठाकुर। अशोक जी, जो स्थिति हम देख रहे हैं, अगर कोई कहे कि इस समय देश मजदूरों का मक्तल बना हुआ है तो शायद गलत नहीं होगा। आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटनाएं, लोग मारे जा रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो किसी भी तरीके से अपने घर जाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार बड़े पैमाने पर फेल हुई है? अब केंद्र सरकार ने कहा ये राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन आखिर इतने दिन तक लोग अपने घर क्यों नहीं जा पाए? क्यों वो मर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना पर जो है संवेदना प्रकट करता हूँ, और जो लोग भी इस दुर्घटना के कारण जिन परिवारों को क्षति हुई है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन काफी दिनों से भारत सरकार ने रेल की व्यवस्था की है और लगातार लोगों को उनके घर पहुंचाने। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को थोड़ा ज्यादा सक्रिय और सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार माध्यम उपलब्ध करा सकती है। रेल उनके आग्रह पर चालू कर दी गई है, रेल के माध्यम से लोग आ जा भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर ये लोग रुके हुए हैं, वहां पर सरकारें जो है, जो केंद्र सरकार ने एक प्रावधान किया है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से, जो 11,000 करोड़ का एक प्रावधान उपलब्ध किया भी है, और इसके अलावा भी 8 करोड़ लोगों के लिए जो राशन उपलब्ध कराने की 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना जो है, वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। जो राशन कार्ड होल्डर है उनको तो मिल ही रहा है। अशोक जी माफ करिएगा, अभी हम राशन के मसले पे बात नहीं कर रहे हैं। लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, 2 महीने हो गया है और उनकी व्यवस्था सरकारों ने नहीं की। रेलवे जाहिर है केंद्र के पास है, जिस तरह से रेल बंद रही, बसों की जो व्यवस्था है वो आप सब देख रहे हैं। असली चीज यह है कि रोज मजदूर मर रहे हैं, कभी 16, कभी 10, कभी 5 और आज सुबह सुबह 24। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। आप बने रहिए अशोक जी हमारे साथ। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये घटनाएं जो लगातार हो रही है, आज उत्तर प्रदेश में औरैया में फिर 24 मजदूरों की हादसे में मौत हो गई। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका कहना है कि ये केंद्र की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखिए, पूरी की पूरी इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, और ये ले लेनी चाहिए सरकार को नैतिकता के आधार पे, क्योंकि ये मजदूर, गरीब मजदूर हमारे आपके हैं, कोई बाहर पाकिस्तान के नहीं है। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तानी हैं और इनकी मौत इन्हीं की वजह से हुई है। 19,000 ट्रेनें जिस देश के अंदर में खड़ी हों, और 19,000 ट्रेनें अगर 2 दिन आप चला देते तो सारे के सारे गरीब मजदूर शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार रोज आप एक तो आज 200 चलाई, आज 100 चलाई, 300 चलाई। राज्य सरकार हमसे नहीं मांग रही है ट्रेन। अरे क्यों राज्य सरकार मांग रही है? आप 15% मांगने के चक्कर में इसका उसका दोष फेंक रहे हो। आपको तुरंत ट्रेनें भेज देनी चाहिए, ट्रेन चला देनी चाहिए। तो केंद्र सरकार के अंदर में ट्रेनें आती हैं, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते। बेचारे गरीब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रॉली से चल रहा है, डीसीएम से चल रहा है, जुगाड़ लगा लगा के पानी के रास्ते से, नदी के रास्ते से अपने गाँव घर पहुंच रहा है। क्या ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या यही डायलॉग था? याद होगा प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए। जो सुविधाएं अमीरों को वो गरीबों को होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ राजनीति में सत्ता पाने के लिए सब वही राजनीति की सीधा आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने सीधा आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया। अशोक जी, क्या जवाब है आपका? जो आप कह रहे हैं कोरोना के संकट में संक्रमण का खतरा है, राज्य सरकारें जब तक मजदूरों को अपने आप उनको भेज नहीं सकते,
एक व्यवस्था के तहत ही उनको भेजा जा सकता है। आपको उस बात को सुनना पड़ेगा, राज्यों को इसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ट्रेन उपलब्ध कराने को तैयार है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार जब तक वो यात्रियों के लिए हरी झंडी नहीं देगी, वहां को व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक उनको भेजा नहीं जा सकता। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। अशोक जी, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को अपनी सीमा के अंदर क्यों आने दिया, क्यों नहीं उनका वहीं पर रोक दिया गया? और फिर अब केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है। नहीं, तो जिम्मेदारी दोनों बातें आप कैसे कह सकते हैं? जिम्मेदारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ व्यवस्था की बात है। एक व्यवस्था के तहत ही उनको भेजा जा सकता है। ठीक है, मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये सीधे सीधे जब विशेष परिस्थिति है इसमें इस तरह नहीं भेजा जा सकता था, और अब जो स्थिति है उसमें आप सरकार को कम से कम दोष नहीं दे सकते हैं, केंद्र सरकार को। देखिए, केंद्र सरकार ने आज कहा कि ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है। अभी अभी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स आ गए हैं और कह दिया है कि इमीडिएटली जो है वो सरकारें जो है इंतज़ाम करें। इसका मतलब ये है कि कन्फ्यूजन था। हकीकत ये है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सरकार को शायद खुद ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कभी ट्रेन खोलते हैं, कभी ट्रेन रोकते हैं। पहले टिकट बुकिंग हुए, हज़ारों लाखों लोगों के टिकट, अब उसके बाद उनको कैंसिल कर दिया गया, उनका पैसा वापस किया गया। अरे अब जब आपने बुकिंग कर ली थी तो कम से कम उन लोगों को जाने देते, अपने पैसे से जा रहे थे। आपने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि श्रमिक ट्रेन जो है उनके ज़रिए से ही जाएंगे। कितनी ट्रेनें जा चुकी हैं, उसके बावजूद मज़दूर अपनी जगह पर हैं। आपको बसेस का इंतज़ाम करना चाहिए। हर स्टेट के अंदर बसेस मौजूद हैं, आपको उनका इंतज़ाम उसी नाके से करना चाहिए जहां मज़दूर बैठे हुए हैं। वो इंतज़ाम ना करके एक अफरा तफरी फैली हुई है। और हमारे दोस्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो जनाब सरकार चलाने वालों का ही होता है। इसमें अपोजिशन का कसूर निकालेंगे क्या? इसमें भी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है क्या? इसमें भी ये कहेंगे कि नेहरू कोई गलती कर गए थे, उसके नतीजे में आज ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बातें करते हैं, आज पूरा देश उसे देख करके अफसोस जाहिर करता है। बजाय इसके कि आप 20 लाख का पैकेज दिया आपने, उसके अंदर कितनी गड़बड़ है, कितनी चीज इधर उधर से आपने पुराने पैसा जो खर्च कर चुके ऑलरेडी, कहाँ खर्च किया, कैसे किया, सब उसके अंदर जोड़ दिया है। और अब वो पैसा जो दिया जा रहा है उसमें आप मजदूरों का जो हिस्सा है, मुझे बताया आज प्रधानमंत्री को चौथा दिन हो गया ऐलान किए हुए कि हम 20 लाख रुपया 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो देंगे। वो उसके अंदर जो मजदूरों का हिस्सा है, जो प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च होना है, उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिक्लेरेशन किया? कितना रुपया उसमें खर्च किया गया, कितने मजदूरों को भेज दिया गया, तो अंदाजन कितने? बिल्कुल, यानी विपक्ष का कहना है कि जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार, को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका मीम अफजल साहब, और अशोक ठाकुर आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए संगरूर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पंजाब के संगरूर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री की गेट तक पहुंचे और हंगामा किया। मजदूर अपने कॉलोनी से पैदल चलकर फैक्ट्री के गेट तक पहुंचे थे। ये सब पूरी सैलरी की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मजदूरों ने नारेबाजी भी की। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, आखिर मजदूर इस तरह से उत्तेजित क्यों हैं और पूरी सैलरी का क्या मामला है? जी, अगर बात करें मजदूरों की उत्तेजित किस लिए है तो अभी जो मार पड़ी है कर्फ्यू और लॉकडाउन की, तो सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है, क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी बड़े तादाद में, लाखों की संख्या में पंजाब में रहते हैं। पंजाब क्या, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रहते हैं, लेकिन जिन उद्योगों में, फैक्ट्रियों में और जिनके पास वो काम करते थे, लॉकडाउन के बाद उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी गई है। और हैरानी की बात है कि काम अभी भी उनसे करवाया जा रहा है और ओवर टाइम करवाया जा रहा है। अगर हम भवानीगढ़ की बात करें, जहाँ पर ये सैकड़ों संख्या में जो युवक हैं, जो मजदूर हैं, बिहार और यूपी के बताए जा रहे हैं, इनकी तरफ से आज कल भी प्रोटेस्ट किया गया था अपनी कॉलोनी के बाहर, और आज सड़कों में उतरकर इन्होंने फैक्ट्री में पैदल मार्च किया और उसके बाद फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट किया है। इसके सीधे बाद ये डीसी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पर घेराव करेंगे। इनका आरोप है कि 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं दी गई है, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, खाना इन्हें मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। जो क्वार्टर्स इन्हें रहने के लिए दिए गए हैं, बाहर से उसमें ताला लगा दिया गया है और इन्हें नज़रबंद भी कर दिया है। और कई ऐसे मजदूर हैं जिनसे 24 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसके चलते अब इन्होंने जब बार बार दरख्वास्त करने के बाद भी इनकी बात नहीं मानी गई, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि सड़कों पर उतरना होगा, जिसके चलते ये सैकड़ों मजदूर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब इनके फेवर में जो दूसरे भी मजदूर संगठन है पंजाब के, वो भी उतर आए हैं। सभी एक ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो उनका पैसा है, जो उनके हक का पैसा है, वो उन्हें दिया जाना चाहिए। और मजदूरों की इस वक्त क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। इनसे काम करवाया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे, कहा जा रहा है कि जो जहाँ पर है वहीं रुका रहे, और जो रुक भी गया है तो उसकी हालत बद से बदतर यहाँ पर है। खाना इन्हें नहीं दिया जा रहा है, जो काम करवाया जा रहा है उसका भी पैसा इन्हें नहीं मुहैया करवाया जाए। बहुत बड़ी कंपनी है भवानीगढ़ की, ये संगरूर में IAL कंपनी है, धागा फैक्ट्री है, लेकिन ये देखिए कि मकान मालिक फैक्ट्री में ताला लगाकर खुद गायब है, लेकिन जो मजदूर कह रहे हैं कि हमें मालिक से कुछ लेना देना नहीं, बस इनसे इतनी दरख्वास्त है कि इनके हक का पैसा दिया जाए। बिल्कुल, जो काम किया है, जो मजदूरी की है, वो मजदूरी मजदूरों को हर हाल में मिलनी चाहिए। जाहिर है ये जायज मांग है। बहुत शुक्रिया ईशा आपकी बातचीत के लिए। सरकार के लाखों वादे के बावजूद प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। प्रवासी मजदूर किसी तरह घर जाना चाहते हैं, चाहे पैदल हो या किसी ट्रक पर लदकर। पंजाब की जालंधर पुलिस ने ऐसे ही एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें लगभग 55 मजदूर सवार होकर पंजाब के पठानकोट से बिहार जा रहे थे।
पूछताछ में पता चला कि ट्रक चालक ने इन मजदूरों से 2200 रुपये प्रति मजदूर की हिसाब से किराया वसूला है। अब जिला प्रशासन अपने साधन से इन मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों को रेलवे की पटरियों और सड़कों पर न चलने दे। पत्र में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन और विशेष बसें चला रही है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को रेल की पटरियों और पैदल चलने की इजाजत नहीं दी जाए। ये पत्र केंद्रीय गृह सचिव ने शुक्रवार रात को लिखा है। पत्र में राज्यों को यह भी कहा गया है कि राज्य फंसे मजदूरों की आवाजाही सुनिश्चित करें, साथ ही राज्य उन मजदूरों की मदद करें जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर बात करने के लिए। गोपाल, आखिर गृह मंत्रालय के इस चिट्ठी का अर्थ क्या निकाला जाए? मजदूर तो सड़क पर हैं, रेल की पटरी पर भी हैं और सरकार ये भी कह रही है कि राज्य सरकारें उसका इंतजाम करें उनके घर जाने का। तो क्या ये माना जाए कि इस चिट्ठी के बाद जो मजदूर रास्ते में हैं उनको वहीं रोक दिया जाएगा? देखिए पंकज जी, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पटरी पर सो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए मरने से, तो ये कहीं ना कहीं टिप्पणी दुखदायी थी। और जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि मजदूरों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है, लेकिन मजदूर गुस्से में हैं, वो सड़क पर चले जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है, पुलिस बल प्रयोग नहीं कर सकती है, तो ये तमाम दलीलें दी गई थी। उसके बाद रात को गृह सचिव के पास से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा गया और कहा गया कि जिन जिन राज्यों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है, उन राज्यों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां के कोई भी प्रवासी मजदूर न तो सड़क मार्ग से और न ही रेलवे की पटरी मार्ग से जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दलीलें दी गई है सॉलिसिटर जनरल द्वारा, उन दलीलों का असर केंद्रीय गृह सचिव पर पड़ा है और यही कारण है कि इस तरीके के पत्र लिखने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। लेकिन यह समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल है पंकज जी, क्योंकि लाखों मजदूर सड़क पर हैं और उन्हें यह कह देना कि राज्य की जिम्मेदारी है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे मुहैया कराएगी और किस तरीके से उन्हें मूल स्थान पर भेजेगी, यानी कि एक तरीके से टाल मटोल की नीति अपनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। जी, बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए। पर असल सवाल ये है कि इस चिट्ठी के बाद क्या ज़मीन पर जो मजदूर चल रहे हैं सड़कों पर उन्हें रोक दिया जाएगा? व्यवहारिक रूप इसका क्या होगा ये देखना बाकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।